आज का फंक्शन में हम लोगों को जो पढ़ना है मेनली, अपने पास फंक्शन चैप्टर चल रहा था और फंक्शन में हम लोग को जो स्टडी करना है उसमें रेंज आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग रेंज के बारे में पढ़ेंगे। आवाज आ रही है ना क्लियर? यस सर। आज हम लोग थोड़ा रेंज के बारे में देखें, रेंज किसको कहते हैं और ये कैसा होता है इसके बारे में। सबसे पहला चीज, रेंज क्या है? इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन। रेंज क्या है? इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन का वैल्यू होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास fx दिया हुआ है समथिंग कुछ ऐसा जिसमें कि ये 2x + 3 लिखा है। बाय द वे अगर आप x के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो आपको ये पता है कि f2 का जो वैल्यू आएगा ये हम लोग के पास 7 मिलेगा। तो आप इसमें क्या डिक्लेरेशन दे सकते हैं, उस चीज को ध्यान से समझिएगा कि आप यहाँ डिक्लेरेशन क्या दे सकते हैं। ये जो x का वैल्यू होता है ना, इसको कहते हैं डोमेन। जो x का वैल्यू होता है इसी को कहते हैं डोमेन, और उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन का वैल्यू मिलता है इसको बोलते हैं रेंज। तो ये कंप्लीट रेंज नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज कहने का मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन का वैल्यू होता है, ये फंक्शन का वैल्यू होता है। तो जब आप x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको फंक्शन का कोई वैल्यू ऑब्टेन होता है तो उस वैल्यू को कहते हैं हम लोग रेंज। ठीक है, दूसरे तरीके से रेंज जो होता है, रेंज इज वैल्यू ऑफ y, रेंज इज वैल्यू ऑफ y एज अकॉर्डिंग टू x, एज अकॉर्डिंग टू वैल्यूज ऑफ x। अगर आप x के वैल्यू के अकॉर्डिंग y का वैल्यू फाइंड करते हैं तो जो y का वैल्यू निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। जो y का वैल्यू निकलेगा इसको बोलते हैं हम लोग रेंज, और जो x का वैल्यू पुट किया गया इसको कहते हैं हम लोग डोमेन। तो ऑलरेडी है ना, पिछले 2 क्लासेस में हम लोग डोमेन के बारे में सारा चीज पढ़ चुके हैं जितना कंडीशन हो सकता था। आज अपना स्टडी जो है वो रेंज के ऊपर चलेगा, पूरा का पूरा हम लोग रेंज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद समय बच गया तो फिर क्या करेंगे, आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पे लेके चलेंगे। ठीक है, तब आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पे लेके चला जाएगा। हाँ, देखिए आगे रेंज निकालने का कुछ प्रोसेस होता है और रेंज के लिए फंक्शन भी अलग अलग रहेगा, तो अलग अलग टाइप से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, रेंज के लिए अलग अलग अगर फंक्शन रहेगा अलग से कैलकुलेशन करेंगे। अगर किसी का पीछे का 1-2 क्लास छूट भी गया है कोई इशू नहीं है, ये पूरा का पूरा फ्रेश टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी x में कोई एक्सप्रेशन होता है उसको fx कहते हैं, यानी फंक्शन ऑफ x कहते हैं। x के अकॉर्डिंग जब फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं उसको रेंज कहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, आगे का बात हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का, रेंज ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, 2 टाइप का फंक्शन होता है। फंक्शन बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है अलजेब्रिक और दूसरा होता है नॉन अलजेब्रिक। तो नॉन अलजेब्रिक को बोला जाता है ट्रांसडेंटल फंक्शन। नॉन अलजेब्रिक को क्या कहते हैं? ट्रांसडेंटल फंक्शन। और उसी ट्रांसडेंटल में लॉग आएगा, उसी में एक्सपोनेंशियल होगा, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल आता है, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आता है, वो सब ट्रांसडेंटल फंक्शन। तो अगर x के टर्म में एक्सप्रेशन दिया देन इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। उसके अलावे अगर कोई दूसरा स्पेशल टाइप का फंक्शन लग गया उसको बोलते हैं ट्रांसडेंटल फंक्शन। ठीक है, यहां हम लिख दें नॉन अलजेब्रिक फंक्शन कॉल्ड ट्रांसडेंटल। ठीक है, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन में इस वर्ड को यूज कर लेता है। ठीक है, ट्रांसडेंटल फंक्शन। तो अभी अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं रेंज ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन पे, रेंज ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। तो सबसे पहला इसमें कुछ स्टेप्स होता है, उन स्टेप्स को ध्यान से समझ ले। स्टेप्स आपके पास क्या है? पहला स्टेप ये होता है कि फॉर गिवन फंक्शन fx, इसी को एल्गोरिथम भी कहते हैं, फॉर गिवन फंक्शन fx लेट इट बी y, लेट इट बी y, यानी कि fx को हटा के उसके जगह पे हमको क्या पुट कर देना है, उसके जगह पे हमको y पुट कर देना है। उससे क्या बेनिफिट होगा कि एक इक्वेशन बनेगा। अब सॉल्व द इक्वेशन, क्या करेंगे? इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सर कैसे सॉल्व करेंगे? आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल बताएंगे। अभी जस्ट स्टेप की तरह आप है ना मान के चले
कि यहाँ पे हमको एक इक्वेशन मिलेगा x और y के फॉर्म में, उसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व द इक्वेशन एंड एक्सप्रेस x in terms of y, x in terms of y, ठीक है। तीसरा बात क्या है, यूज कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंसी, यूज कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंसी फॉर इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएट करके हमको क्या निकालना है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है सॉल्व करो और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इवैल्यूएट करने का मतलब होता है सॉल्व करो, और सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, यूज कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंसी फॉर इवैल्यूएशन एंड फाइंड y, और क्या निकालना है हमको, y निकालना है। जो y का वैल्यू होता है उसी को रेंज कहते हैं, इट इज द रेंज, इसी को कहते हैं हम लोग रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। चलिए अब देखा जाए फटाफट की अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर रहा रेंज कैलकुलेट करने का तो हम उसमें अप्लाई कैसे करेंगे वो चीज हम लोग को समझना है। देखिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया कि fx इज इक्वल्स टू, बहुत आराम से, ठीक है, x+1 बाई x-3, ठीक है, x+1 बाई x-3, और क्वेश्चन वाला ये बोला फाइंड रेंज। पहला स्टेप अपना क्या कह रहा था, पहला स्टेप ये कह रहा था कि जहां पे तुम fx लिखे हो ना उसके जगह पे y लिखो, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल्स टू x+1 और डिवीजन में x-3। क्या ये एक इक्वेशन है, सोच के बोलिए। यस सर। Yes, sir. अब इक्वेशन उन सारे एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिफाइंड हो एंड बोथ साइड्स आर सेपरेटेड बाय इक्वल टू साइन। अगर इक्वल टू साइन से सेपरेटेड है देन इट इज कैटेगराइज्ड एज एन इक्वेशन। अब क्या बोला गया था कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो ठीक है मेरे पास y और x दोनों है, हम सॉल्व कैसे करें वो चीज आपको यहाँ लास्ट में बताया। क्या बोला कि x को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ y, x को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ y। अभी आपके सामने क्या है थोड़ा पहचानने का कोशिश कीजिएगा, y डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ x, मगर बोल रहा है कि इसको सॉल्व करो और x को डिफाइन करो इन टर्म्स ऑफ y। मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, इक्वल टू के एक साइड केवल x होना चाहिए, इक्वल टू के एक साइड केवल x होना चाहिए, बाकी सब दूसरी साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, -3y इज इक्वल्स टू x+1, थोड़ा यहीं पे कंटिन्यू रह रहे हैं। अगर बाय द वे x के टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर दे, मतलब ये जो राइट में x दिख रहा है ना इसको लेफ्ट भेज दिए, तो ये -x बन गया, इज इक्वल्स टू जो लेफ्ट में आपको -3y दिख रहा है इसको राइट में लेके आ गए +1, अरेंजमेंट हो गया। अब इसके बाद आप x कॉमन ले ले, तो जैसे x कॉमन लीजिएगा तो y-1 बचेगा, इट इज इक्वल्स टू 3y + 1। अगले स्टेप में क्या करना, हम सुन रखे थे कि इक्वल टू के एक साइड अकेले x होना चाहिए, x को छोड़ दिए, बाकी मल्टीप्लायर को दूसरी तरफ भेज दिए बाई y-1। देखिए सक्सेस किस बात का कि x डिस्क्राइब हो गया इन टर्म्स ऑफ y। मेरा सेकंड स्टेप कंप्लीट, ठीक है, मेरा जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। जो यहाँ पे मेरे पास सेकंड स्टेप है ये मेरा कंप्लीट, सॉल्व एंड एक्सप्रेस। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप हमको क्या बोल रहा है, थर्ड स्टेप ये कह रहा है यूज कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंसी। अब ये क्या है, जो डोमेन पढ़े हैं उनको पता है 4 कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंसी होता है, जो नहीं पढ़े ध्यान से सुनिएगा। अगर x को एग्जिस्ट होना है तो डिनोमिनेटर मस्ट नॉट इक्वल टू 0। अब कोई नहीं कह सकता है कि सर ये नया बात है, ठीक है, जो पढ़ा है जो नहीं पढ़ा है कोई नहीं बोल सकता है सर ये नया बात है। आप पढ़े हैं पहले भी रेशनल नंबर, 9-10 का बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर आप जानते हैं ये p/q के फॉर्म में होता है, इसके साथ एडिशनल ये भी जानते हैं कि q शुड नॉट इक्वल टू 0। बोलिए क्या आपको इसकी जानकारी पहले दी गई है? यस सर। Yes, sir. है ना? Yes, sir. कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि रेशनल कैसा होता है या रेशनल नंबर कैसा होता है, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है। बस उसी चीज पे यहाँ पे डिस्कशन अभी हो रहा है
कि अपने पास अगर कोई भी p बाई क्यू का फॉर्म होता है तो वैसे केस में जो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला पार्ट है ना, दैट शुड नॉट इक्वल टू 0, इट नेवर बी इक्वल टू 0, इट नेवर बी इक्वल टू 0। इस कॉन्सेप्ट से हम यहाँ लिस्टिंग ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ x, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ x के एग्जिस्ट करने के लिए डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में जो y माइनस 1 है इट नेवर बी इक्वल टू 0, यानी कि y क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो हमसे ये नहीं पूछा था कि क्या नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन वाला मेरे से डिमांड किया कि y का वैल्यू क्या हो सकता है। ध्यान रखिएगा, हम ये बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, बस किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। लिखने का तरीका है, ठीक है, लिखने का तरीका है मैथमेटिकली, और पढ़ते हैं तो है स्टेटमेंट में, ठीक है। y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, r स्टैंड फॉर ऑल रियल नंबर। माइनस लगाने का मतलब एक्सेप्ट, उस वैल्यू को हम छोड़ देंगे, उस वैल्यू को छोड़ देंगे। कौन से वैल्यू को छोड़ देंगे, 1 को छोड़ देंगे। ये जो आपको y का वैल्यू मिला इसी को कहते हैं हम लोग रेंज। तो 3 स्टेप है, आराम से फॉलो करेंगे, आपको मिल जाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन चाहते हैं इसके ऊपर, देखिए क्वेश्चन अपने पास ये है, fx इज इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक ले रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 3 और डिवीजन में लिखा है 2x प्लस 5 ऐसा, और बोला गया फाइंड रेंज। रेंज क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले इस पूरे के पूरे फंक्शन में जैसा स्टेप सीखे हैं fx के प्लेस पे y अज्यूम करेंगे। ये लिखे x स्क्वायर प्लस 3 बाई 2x प्लस 5। अब मेरा पूरा टारगेट ये है कि x इक्वल टू के एक साइड रहे, बाकी सारा टर्म दूसरे साइड में रहे। उसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2xy प्लस 5y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। आप इसको देख के समझ सकते हैं, इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक ऑफ x, मगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लग रहा है, ठीक है। हम मान गए x का पावर 2 है तो इट इज द क्वाड्रेटिक ऑफ x, ये हमको पता चल गया, मगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एक्स स्क्वायर को राइट ही रखे हैं। ये जो टर्म है ना मेरे पास 2xy, इसको लेफ्ट राइट शिफ्ट कर दिए तो माइनस 2xy। ये 5y को भी राइट शिफ्ट कर दिए माइनस 5y। 3 अभी भी राइट पे है, इज इक्वल्स टू 0। किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर बात करें। आपके नहीं बोलने का मतलब हम समझ रहे हैं कि दिक्कत नहीं, ठीक है, चलिए बढ़िया। नो सर, आपका आवाज ही नहीं आ रहा था। मेरा आवाज नहीं आ रहा, अभी आ रहा है क्या? हाँ सर, अब आ रहा है। हम ये पूछ रहे थे कि ये फुल लेंथ का क्वाड्रेटिक बन गया, कहीं कोई दिक्कत हुआ क्या? नो सर। नो सर। ये किसके जैसा है, इट इज लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसके जैसा है ना। अब a के प्लेस पे Yes, sir. a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे कोई बताएगा क्या है? b -2 y -2y अदर देन x, जो भी बच गया वो सब b के प्लेस पे आ गया। तो क्या बच गया, -2 और y। अच्छा, c के प्लेस पे क्या है, -5y प्लस 3 है ना, कंप्लीट विदाउट x। जो भी है जिसके पास x नहीं है वो कंप्लीटली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इस प्लेस पे पहुंचे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का अपने पास एक ही तरीका है कि हम उसका रूट फाइंड करते हैं। तो यहां से आप मान लें कि जो रूट निकलेगा वो तो x के लिए निकलेगा। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a होल डिवाइडेड बाई 2a ऐसा। अब इसमें अगर पुट किया जाए तो b के प्लेस पे जो है उसमें नेगेटिव लगा दीजिए, बस जो लिखे हैं उसके प्लेस पे उसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। 4y स्क्वायर और माइनस 4ac, तो -4 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 5y, और इसके डिवीजन में क्या आएगा 2a यानी 2। देखिए
अभी अभी क्या हुआ कि जो x है वो कंप्लीटली डिफाइंड हो गया इन टर्म्स ऑफ y। x जो है वो कंप्लीटली डिफाइंड हो गया इन टर्म्स ऑफ y। 4y स्क्वायर प्लस 20y और इसके साथ -12 होल डिवाइडेड बाई 2। हम आपको ये बोल रहे हैं कि इस रूट के टर्म को देखें तो 4 आपको कॉमन आता हुआ दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है रूट में? यस सर। तो 4 जब रूट से बाहर निकलेगा 2 बनेगा। ये 2 पहले Yes, से है और नीचे का 2 है, सारा 2 कैंसिल। क्या लिख सकते हैं? इट इज y प्लस और माइनस रूट अंडर y स्क्वायर प्लस 5y -3 और इसके डिवीजन में कुछ नहीं। तो देखिए अभी मेरा जो मेन मोटो था ना कि हमको क्या करना है कि x को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ y, वो मेरा फुलफिल हो गया। यानी कि मेरा सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप क्या कहता था कि यूज कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंसी। बहुत सिंपल सी बात है, अगर कभी भी आपके पास रूट अंडर x टाइप का कोई भी टर्म होता है देन x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी रूट के भीतर नेगेटिव डिफाइंड नहीं होता, रूट के अंदर वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप मेंशन कर सकते हैं यहां पे कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ x टर्म अंडर रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक है जिसको सॉल्व करके y का वैल्यू निकालना है। क्वाड्रेटिक से बहुत खेले हैं, 2 साल खेले हैं, 9 और 10। ठीक है, समय है अब उस पर काम करने का। तो अगर आपसे हम ये पूछे कि यहाँ पे रूट्स क्या होगा, आप बोलिएगा सर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac और डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, तो हम बोले ये 25 प्लस 12, आप बोले सर 37 प्लस और माइनस रूट अंडर 37 और डिवीजन में 2। हम बोले ये क्या, आप बोले सर ये y का 2 वैल्यू। हम बोले आंसर कैसे? जैसा आपको पहले सिखाया गया था, जो छोटा नंबर होगा लेफ्ट में होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो राइट में होगा। तो छोटा आपको कौन सा दिख रहा है? नेगेटिव वाला, -5। हाँ नेगेटिव वाला, सही। और बड़ा कौन सा है? पॉजिटिव वाला, बाई 2। साइन कन्वेंशन क्या सीखे थे? प्लस माइनस प्लस। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आंसर होगा या नेगेटिव आंसर होगा? पॉजिटिव। तो आप ये बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू, सबसे लेफ्ट में कौन बैठता है? -इंफिनिटी। सबसे राइट में इन्फिनिटी। ठीक है, तो -इंफिनिटी से -5 माइनस रूट 37/2 तक और यूनियन -5 प्लस रूट 37/2 से लेके इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी भी टाइप का दे सकता है, वो सिंपल भी दे सकता है, वो कॉम्प्लिकेटेड भी दे सकता है। आपको बस फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। आपको अगर फॉर्मेट पता है, कैसा भी क्वेश्चन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से बस कैलकुलेट करते जाइए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है बस इस चीज पे ध्यान रखिए। क्वाड्रेटिक आया तो कॉन्सेप्ट बोलता है कि रूट फाइंड करो, फाइंड किए, उससे हमको y का 2 वैल्यू मिला। आगे हम लोग ये सीखे थे डोमेन के केस में कि हमको नंबर लाइन पे दोनों पॉइंट को पुट करना होता है, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। नंबर देख के आपको सब में पता चलेगा कि कौन छोटा है वो लेफ्ट में रहेगा, कौन बड़ा है वो राइट में रहेगा। ठीक है, उसके बाद अपने पास जिस किसी भी इंटरवल में पॉजिटिव साइन आया एग्जैक्टली वही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बोला है कि जो एक्सप्रेशन है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 से बड़ा कुछ भी होता है वो पॉजिटिव होता है। ये जो आपको y का वैल्यू मिला, इट इज डिक्लेयर्ड एज रेंज ऑफ फंक्शन। इट इज डिक्लेयर्ड एज रेंज ऑफ फंक्शन, इसको बोलेंगे। कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? नो सर। चलिए बढ़िया। एक क्वेश्चन चाहते हैं, हाँ फिर से सर आप बोले थे क्वेश्चंस भेजेंगे पर आप भेजे नहीं थे। किसका आदित्य? सर इससे पहले वाले क्लास का, डोमेन क्लास में आप बोले थे। हाँ सर, क्वेश्चन नहीं है, तो आप बोले थे क्वेश्चन भेजेंगे पर आप भेजे नहीं ये थे। नहीं थे। नो सर।
मे बी मिस कर गया, ठीक है। अगर नहीं मिलता है ना तो एक बार फोन कर दिया कीजिए, ठीक है। होता क्या है ना कि जैसे अभी आपका क्लास खत्म हुआ, फिर इसके बाद क्लास, फिर इसके बाद क्लास, फिर उसके बाद शाम में यूट्यूब वाला क्लास, तो वो रात को लगभग है ना 9-10 ऐसे ही बज जाता है, ठीक है। कम से कम 9-10 तो बज ही जाता है। तो अगर कभी दिमाग से निकल गया तो बस वो गया, ठीक है। इसलिए तो कभी अगर है ना ऐसा लगे कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, तो आइदर आप है ना श्रीवास्तव क्लासेस ऐप के चैट सेक्शन में लिख दें, विद इन 12 आवर्स हम एक बार जरूर देखते हैं। अब जैसे क्लास में बैठ गए ना तो अभी नहीं देखेंगे, अब देखेंगे सीधा रात में, ठीक है। तो उसमें डाल दीजिए और नहीं तो सीधा फोन कर दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, आज भेज देंगे, आज भेज देंगे कंफर्म, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए अगर फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है 2/x+3, 2/x+3, चाहिए इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। एकदम आराम से आप बनाइए, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह y अज्यूम करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वल टू के एक साइड अकेला x बैठेगा, बाकी सब दूसरी तरफ, उसके बाद यूज कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंसी, ठीक है। चलिए सॉल्व करें, और अगर किसी से नहीं होगा एकदम बताएंगे कि हाँ सर मेरे से नहीं हो पा रहा है। सुमित बहुत जल्दी ऑफलाइन स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, खुल जाएगा। हम देख रहे थे आप फेवर कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस को। सॉल्व करेंगे हम, यहीं पे सॉल्व कीजिए। सर आ गया आयुष? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक, चलिए देख लेते हैं, बढ़िया, एक बार चेक कर लेते हैं, हम भी बना लेते हैं। y के एफ एक्स के जगह y लिख दिए, 2/x+1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो xy + 3y दैट विल बी इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे कि x के टर्म को एक तरफ रहने देंगे और विदाउट x दूसरी तरफ जाएगा। उसके बाद x को फ्री करना है, तो y जो इसके साथ मल्टीप्लाइड है ना, इसको नीचे भेज दिया, तो 2 - 3y ना, 2 - 3y/y, यही आया था आपका आयुष सबसे पहले। यस सर। यस सर। अब इसके बाद कंडीशन ये लगेगा कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, तो y शुड नॉट इक्वल टू 0, तो y कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट कौन सा नंबर, 0। ये हो गया रेंज। क्या सबका बना था? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो रेंज निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, और रेंज है ना खत्म नहीं होता है, जब तक फंक्शन नहीं खत्म होगा तब तक रेंज नहीं खत्म होगा। रेंज इंट्रोडक्शन ले लिए, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम, है ना, थोड़ा डिफरेंट टाइप का बता देते हैं आपको। मगर रेंज है ना फंक्शन के साथ ही खत्म होता है, कारण है कि इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो जितना डिफरेंट टाइप का फंक्शन आएगा उतने डिफरेंट टाइप का उसका रेंज होता जाता है, ठीक है। तो जनरल तौर पे अलजेब्रिक फंक्शन के रेंज निकालने का ये तरीका है। तो सर ट्रांसडेंटल में क्या करेंगे, लॉगरिथम का लॉगरिथम में बताएंगे, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल में बताएंगे, सिग्नम का सिग्नम में बताएंगे, मॉडुलस का मॉडुलस में बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री में बताएंगे, ठीक है। तो जहां जहां पे उस फंक्शन का यूज होता है उसी समय हम लोग लेके चलेंगे। जहां भी ये वर्ड आया रेंज, अपने दिमाग में तुरंत लाइएगा, इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है ये, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन दो टाइप का होता है, ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब कि आपके पास x² का भी टर्म होगा, उसके साथ x का भी टर्म होगा और कांस्टेंट भी होगा। और बाय द वे अगर नॉन स्टैंडर्ड बोल दिया गया तो उसमें केवल और केवल x² का टर्म होगा और कांस्टेंट होगा। वर्ड को मार्क कीजिएगा, आइडेंटिफाई ऐसे ही करते हैं क्योंकि बनाने का तरीका भी उसी तरीके का होता है। सबसे पहला, अगर f(x) लिखा है x² + 3 ऐसा, it is called non-standard form of quadratic equation. It is called non-standard form of quadratic equation.
और इस नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाने का क्या तरीका है कि हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या आप जानते हैं? नहीं? अच्छा, यस जानते हैं। है ना। जैसे ना कि -3 का स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस में 9 आता है, जैसे अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस में 9 आता है, जैसे अगर आप 0 का स्क्वायर करते हैं तो ये 0 आता है। 0 कंसिडर्ड एज नॉन नेगेटिव नंबर। तो हम क्या बोले कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर करते हैं तो इट ऑलवेज बी आइदर ग्रेटर देन 0, आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। इट नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सोचिए अगर ऐसा एक्सप्रेशन लाना है, ऐसा एक्सप्रेशन लाना है तो हमको 3 ऐड करना होगा। तो एडिंग 3 बोथ साइड तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 3 के प्लेस पे अगर हम चाहें तो एफ एक्स आराम से पुट कर सकते हैं। तो जैसे आप एफ एक्स रखेंगे आप बोल सकते हैं कि एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो फंक्शन का वैल्यू 3 के बराबर या उससे बड़ा है तो आप डिक्लेयर करेंगे कि जो रेंज होगा ना, रेंज इट बिलोंग्स टू क्लोज 3 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, जैसे कि नंबर लाइन लिए, इसमें पॉइंट पुट कर लिए 3, ग्रेटर होने का मतलब राइट साइड, ग्रेटर होने का मतलब राइट साइड यानी इंफिनिटी की तरफ। तो 3 से लेके इंफिनिटी तक एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 मतलब 3 से लेके विथ इंक्लूडिंग 3 से लेके इंफिनिटी तक। तो क्लोज इंटरवल 3 से लेके इंफिनिटी, इट इज द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब अगर मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या आप लोग कभी परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखे हैं 10 क्लास में? परफेक्ट स्क्वायर नहीं? सुमित कुछ बोल रहा था? नहीं बोल रहा हूं। देखिए अगर लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। ठीक है, देख लीजिए कौन क्या कहलाता है, जिसमें एक्स स्क्वायर का भी टर्म हो, जिसमें एक्स का भी टर्म हो और जिसमें कांस्टेंट हो, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। इट इज लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके जैसा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करें अगर हमसे रेंज मांग देगा तो देखिए बहुत आराम से, जब तक आप इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाइएगा ये सॉल्व नहीं होगा। क्या आप लोग को x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? यस सर। यस सर। क्या आपको इस ब्रैकेट में वही फॉर्मूला दिख रहा है? यस सर, कंप्लीटिंग स्क्वायर में सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना? यही ना? ठीक, देखिए यस सर। यहाँ पे जो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया था, तो इस 3 को हम दो पार्ट में डिवाइड किए, एक +1 और एक +2। अब देखिए इसके कारण इफेक्ट क्या पड़ेगा कि फर्स्ट वाला टर्म x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया +2 हो गया। ठीक है, इट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग स्क्वायर, यही बोल रहा था कोई शायद। ठीक है, इट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर और कंप्लीटिंग स्क्वायर और कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरा परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग स्क्वायर। जैसे हम इस स्टेप में पहुंचेंगे, अब सॉल्व करने के लिए हम लोग को जाना होगा वही ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे। किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो इट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चाहे कुछ भी रहे। अगर बाय द वे हम दोनों साइड में 2 ऐड कर दें, दोनों साइड में 2 ऐड कर दें तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। कहने का मतलब मेरा फंक्शन एफ एक्स जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मतलब ये हुआ कि फंक्शन का वैल्यू हमको मिला रेंज बिलोंग्स टू क्लोज 2 से लेके इंफिनिटी तक। क्या किसी को इस क्वेश्चन के आंसर से कोई दिक्कत है या स्टेप से? नो सर। क्लियर सब? नो सर। यस सर। ठीक है, तो ये होता है जब हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज निकालते हैं। अभी हम लोग क्या देखें, p बाई क्यू फॉर्म में अगर फंक्शन होगा, p बाई क्यू फॉर्म में अगर फंक्शन होगा तो हम लोग उसका रेंज कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग ये देखें, अगर p बाई क्यू में
क्वाड्रेटिक भी इंक्लूड कर दें तो रेंज कैसे निकालते हैं। तीसरा हम लोग ये देख लिए कि अगर केवल और केवल क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है तो जाके हम लोग रेंज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक फंक्शन का जो रेंज का कॉन्सेप्ट था वो सब खत्म, बस एक लाइन बचा है। ठीक है, और हम प्लेस ही ढूंढ रहे हैं उसको लिखने का। देखिए यहीं पे लिखते हैं, कहीं जगह हमको यहाँ। हाँ देखिए छोटा सा बात है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है। ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ क्यूबिक फंक्शन, इन केस ऑफ क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन कहने का मतलब क्या हो गया कि x का जो मैक्सिमम पावर होगा वो 3 होगा। ठीक है, इन केस ऑफ क्यूबिक फंक्शन रेंज ऑलवेज बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि किसी भी टाइप का क्यूबिक आपके पास अगर दिया है, जैसे fx इज इक्वल्स टू लिखा है x³ + 3, या फिर आपके पास gx कोई एक फंक्शन दिया हुआ है 3x³ + 2x² -x और -1, इन दोनों केस में आप एक डिक्लेरेशन आराम से दे सकते हैं कि चाहे ऐसा हो या फिर सेकंड टाइप का हो, जो रेंज होगा रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। रेंज पूरा का पूरा रियल नंबर होगा विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो जब कभी भी क्यूबिक फंक्शन होता है, क्यूबिक फंक्शन आइदर इट इज इन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म और इन स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाटएवर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो नॉन स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड किसी भी फॉर्म में है। जब भी क्यूबिक के लिए हम लोग रेंज कैलकुलेट करते हैं, वैसे केस में रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अलजेब्रिक फंक्शन का यहीं तक काम है। सर व्हाट अबाउट अगर x का पावर 4 दे दो, x का पावर 4 क्या आपको इवन टाइप लग रहा है? Yes, sir. इवन बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, इवन बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि पावर 2 काम करता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक काम करता है। और अगर x का पावर 17 दे दिया, 17, तो कैसे काम करेगा? 17 इज एन ऑड नंबर and it behaves like the behavior of cubic function। क्यूबिक फंक्शन का जो बिहेवियर होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वही लगेगा अगर कभी x का हाईएस्ट पावर ऑड हो, यानी कि ऑल रियल नंबर। कोई आपसे ये बात पूछा, थोड़ा हम इधर ले लें प्लेस, कोई आपसे एक बात पूछा कि देखो कोई एक फंक्शन fx है और वो लिखा है x⁻15 + 3, बताओ तो इसका रेंज क्या होगा? क्या आंसर दीजिएगा? ऑल रियल नंबर। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप यहाँ पे क्या डाले हैं पावर, अगर वो पावर ऑड है एग्जैक्टली क्यूब की तरह बिहेव करेगा, ऑल रियल नंबर मेरा आंसर होगा। ठीक है, यही दिक्कत कहाँ होता है? दिक्कत होता है जब पावर रहता है। ठीक है, दिक्कत उस प्लेस पे होता है जब इवन पावर रहता है। इवन पावर के लिए आपको थोड़ा सॉल्व करना होता है और ऑड पावर के लिए आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना। तो अभी अभी हम आपको केवल और केवल क्वाड्रेटिक के बारे में बताएं। इसके बाद जो बच गया पावर 4 है, पावर 6 है, वो सब हम लोग एक चैप्टर जब पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उस समय आपको बताया जाएगा। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके क्लास 11 में भी एक चैप्टर है और वो उतना छोटा नहीं है जितना कि आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिखता है। कंप्लीट 5 क्लास लेगा, मगर आपका स्कूल लेवल का चीज एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। आपके स्कूल लेवल का चीज जितना आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, जितना आपके स्कूल में पूछेगा, वो एक क्लास में खत्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक। मगर उसके बावजूद हमको 4 और क्लास लगेगा, तब जाके हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन कंप्लीट कर पाएंगे। उस समय हम आपको हायर पावर के बारे में बताएंगे। तो आप देखें कि ऑड पावर से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, पूरा डिस्कशन वहां पे रहेगा केवल और केवल इवन पावर को लेकर। ठीक है, तो उसके लिए आप वेट करें, अभी आपको फंक्शन में वैसा कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मिलने वाला रहता तो हम जरूर बता देते। हाँ चलिए ठीक है, अब थोड़ा आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, यहां से स्टार्ट हो गया अपना टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन। टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन बस आइडेंटिफाई करना है, ये क्वेश्चन बनवाता नहीं है। ठीक है, ये बस आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। हाँ, मगर इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ स्पेशल फंक्शन है जिसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है।
पहला मेरे पास जो टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन में वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल कहने का मतलब कितना टर्म्स होना चाहिए उसमें? एक से ज्यादा। मोर देन वन, ठीक है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा टर्म है देन इट इज डिक्लेयर्ड एज पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे कि ऊपर में आप यहां देख रहे हैं, यहां पे देखिए, एक टर्म, दो टर्म और एक और ले लीजिए, ठीक है, वन को छोड़ दीजिए, तीन टर्म। तो क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टर्म है ना, तो इसको अगर पर्टिकुलरली कैटेगराइज करेंगे इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। मगर इसको हम लोग एक कैटेगरी में डालते हैं और उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। आपके क्लास 11 में एक चैप्टर है बाइनोमियल, चैप्टर है, हम नहीं बोले टॉपिक, बाइनोमियल, ठीक है। मतलब क्या हुआ? दो टर्म, तो जितना मियल होगा ना उतना टर्म उसके अंदर होगा। हम लोग अगर एक से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये फंक्शन जब इस फॉर्मेट में अपने पास डिक्लेयर्ड होगा इसको बोलेंगे हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या क्यूबिक फंक्शन पॉलिनोमियल है? हाँ। क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉलिनोमियल है? हाँ। क्या लीनियर फंक्शन भी पॉलिनोमियल है? बिल्कुल, ठीक है। लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, पावर 4 है जिसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, पावर 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, जो भी है हायर पावर, वो सब का सब क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल फंक्शन। अब जब पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया तो ध्यान दीजिएगा उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं, जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं। तो अगर मेरे पास ऐसा दिया कि fx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब प्लस 2 माइनस 5x टू द पावर 4, कोई बताएगा इसका डिग्री? 4। 4। तो जो मैक्सिमम पावर, आगे क्या लगा है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस है माइनस है कुछ कोफिशिएंट है नहीं है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको क्या बोलेंगे? इट इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 यूनिट। अगली बार ध्यान से, ठीक है। ये लिखा है 3/x माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 7/x क्यूब, ठीक है। कोई बताएगा ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री है? 3 क्यूबिक। ये पॉलिनोमियल क्यूबिक नहीं है सर -1 -1, ये बेस्ट आंसर, ठीक है। ये इसका डिग्री कितना होगा? -1 होगा। देखिए समझाते हैं हम आपको। होता है, ठीक है, कारण क्या है ना कि सीधा सीधा हम भी तो यहाँ बता के अगर छोड़ देते हैं तो आप इसके बारे में सोचते ही नहीं, तो आपको वहीं बता के छोड़ दिया गया, इस कारण से आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। देखिए 3/x कैन बी रिटन 3 into x to the power -1 minus 2 into x to the power -2 plus 7 into x to the power -3। अब हम अगर आपसे पूछे कि -1, -2 और -3 में सबसे बड़ा कौन है, क्या आंसर दीजिएगा? -1 और अभी अभी हम लोग क्या सुने थे कि जो हाईएस्ट पावर होता है, मीन्स जो सबसे ज्यादा होता है, उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे x टू दी पावर -1, -2, -3 में हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट -1। इस कारण से इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? -1 होगा। किसी को कोई दिक्कत इससे? नो सर। नो सर तो पॉलिनोमियल केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, बाकी ये पूरा का पूरा चैप्टर है, जैसा हम आपको बताएं थ्योरी ऑफ इक्वेशन, वहां इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है अलजेब्रिक फंक्शन। वैसे हम आपको बताएं, ठीक है, नेक्स्ट अपने पास अलजेब्रिक फंक्शन हम आपको बताएं, अगर x के टर्म में कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है देन इट इज डिक्लेयर्ड एज अलजेब्रिक फंक्शन। तो बाय द वे अगर लिखा है fx इज इक्वल्स टू 7 - 3/x, अलजेब्रिक है कि नहीं? यस सर। अलजेब्रिक, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है? अलजेब्रिक है। इट इज अलजेब्रिक, x का टर्म होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, gx इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? 7 into 2 - x होल पावर 3/2। बोलिए क्या ये अलजेब्रिक है? यस सर यस सर। अलजेब्रिक है, ये भी अलजेब्रिक है।
तो अगर आपको वहां पे x का टर्म दिख रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, केवल x का टर्म, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, वट एवर बी द पावर, कुछ भी एक्सप्रेशन, कितना भी टर्म, केवल x का टर्म है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। ज्यादा बड़ा कुछ नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन। अच्छा एक मिनट, हम चाह रहे थे यहाँ पे ना कि साथ ही साथ डोमेन और रेंज डिक्लेयर करते चले, ठीक है, बढ़िया रहेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए हम आपको बता रहे हैं डोमेन भी पूरा का पूरा रियल नंबर होता है और रेंज जो होता है वो भी पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल दिए? ठीक है, आप मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, याद भी रखिएगा। 4 चीज, ठीक है, 4 चीज। सबसे पहला p/q अगर नहीं है, दूसरा स्क्वायर रूट अगर नहीं है, तीसरा लॉग अगर नहीं है, चौथा साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स अगर नहीं है, ठीक है। इफ नॉट प्रेजेंट, इफ नॉट प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट नहीं है वैसे केस में देन डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और वैसे केस में जो रेंज होगा इट ऑल्सो बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर होगा, ठीक है। हाँ मगर रेंज को लेके थोड़ा सा डिस्प्यूट है, ठीक है। क्या डिस्प्यूट है वो भी सुन लीजिए, ठीक है, कि क्या हो सकता है। आप अभी इसके ऊपर देखे थे ना, दिखा रहे, एक मिनट देखिए, यहां पे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक था, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन, मगर इसका रेंज क्या हमको ऑल रियल नंबर मिला? नहीं, नो सर। इट इज द पार्ट ऑफ रियल नंबर, ये पूरा रियल नंबर नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ रियल नंबर। अगर हमको 3 से इंफिनिटी तक मिला तो हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरा रियल नंबर है, ये रियल नंबर का एक पार्ट है। तो हम अब और आपको एक और चीज दिखाना चाह रहे थे, देखिए अगर क्यूबिक फंक्शन है तो ये भी पॉलिनोमियल है, और उस समय मेरे पास रेंज क्या मिला? ऑल रियल नंबर। तो जब कभी भी रेंज का पार्ट होगा ना तो इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सप्रेशन। अगर ऑड डिग्री कंटेनिंग पॉलिनोमियल है देन द रेंज विल बी ऑल रियल नंबर, और अगर कभी इवन पावर कंटेनिंग या इवन डिग्री कंटेनिंग कोई भी पॉलिनोमियल है तो इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन। अगर मेरे फंक्शन में आंसर 3 से इंफिनिटी आया तो यही मेरा रेंज हो गया। अगर मेरे क्वेश्चन में आंसर 2 से लेके इंफिनिटी तक आया, यही उसका रेंज हो गया। मगर एक बात कंफर्म है कि जो भी रेंज मिलेगा इट इज द पार्ट ऑफ रियल नंबर, वो क्या होगा? रियल नंबर का एक छोटा सा या बड़ा सा पार्ट होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे थे कि जो अलजेब्रिक फंक्शन है इसका डोमेन, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका डोमेन तो रियल नंबर कंफर्म, मगर रेंज जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये डिपेंड करता है। हम आपको अभी अभी क्या समझाएं? अगर किसी एक्सप्रेशन में p/q रैशनल फॉर्म नहीं है, अगर वहां स्क्वायर रूट नहीं है, अगर वहां लॉग का टर्म नहीं है, अगर वहां साइन इनवर्स कॉस इनवर्स नहीं है, तो वैसे केस में डोमेन कंफर्म ऑल रियल नंबर होगा, मगर रेंज जो है इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन एक्सप्रेशन, कि एक्सप्रेशन कैसा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक। नेक्स्ट सेकंड वाला जो है, इसके लिए डोमेन कैन बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज टर्म, domain can be any real number except those term for which denominator equal to 0। जिस किसी भी वैल्यू या नंबर के लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है आपको उसको हटाना पड़ेगा, बाकी आप पूरा का पूरा रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल में हम बात कर लें कि अगर fx मेरे पास दिया है 2/x² + 3, बोलिए तो डिनोमिनेटर कौन से पॉइंट पे 0 होगा या नहीं होगा? बताइए तो, क्या डिनोमिनेटर कभी मेरा 0 हो सकता है? नो सर। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अरे x² + 3 इट ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, अगर 3 से बड़ा होगा तो 0 कहां से होगा, ठीक है। इट ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3।
कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल, उल्टा ये मतलब फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। वैसे केस में हम ये डिक्लेयर करेंगे कि जो मेरा डोमेन है, डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर, डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर। इसी में थोड़ा और कंटिन्यू है, अगर gx अपने पास दिया, gx क्या दिया 2/x-3, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर, बस किसको छोड़ के, -3 3 को छोड़ के, ठीक है, केवल और केवल 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 होने के साथ मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। इस कारण से कोई भी रियल नंबर ले लें, बस किसको नहीं लेना है हमको, 3 को नहीं लेना है, ठीक है, 3 को नहीं लेना है। इट इज द डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज बोथ डिपेंड्स अपॉन गिवन एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। वो जैसा दिया रहेगा वैसे ही अपना आंसर आएगा, ठीक है। और आपको सिखा दिया गया है, ऊपर में तो अलजेब्रिक फंक्शन का हम लोग डिस्कशन किए ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, रैशनल किसको कहते हैं, रैशनल? P/Q where Q is not equal to 0. एक क्वेश्चन कोई कुछ बोल रहा है, नहीं, रैशनल फंक्शन, ठीक 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 है, कोई बात नहीं। देखिए क्या लिखा है, अगर कभी कोई एक फंक्शन p/q के फॉर्म में है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, अगर p/q के फॉर्म में है, वैसे केस में हम ये बोलते हैं कि मेरा फंक्शन कैसा, रैशनल। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, फॉर बीइंग रैशनल फंक्शन, not rational number, for being rational function, denominator must contain variable, denominator के पास वेरिएबल होना ही चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक फंक्शन fx हमको दिया 2x/3, बोलिए वेदर इट इज रैशनल फंक्शन और नॉट, No sir. ठीक है। आप कह सकते हैं कि इट इज रैशनल, आप कह सकते हैं, सुनिएगा पूरी बात को सुनिएगा, अब बोलना तो लाइन बाय लाइन ही है ना। इट इज रैशनल एक्सप्रेशन, मगर ध्यान से क्या ये रैशनल फंक्शन है? No sir. बस बोल सकते हैं इट इज रैशनल एक्सप्रेशन, मगर इट इज नॉट रैशनल फंक्शन, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर हम एक वर्ड लेके आए रैशनल, तो उसमें रैशनल नंबर भी आएगा, रैशनल एक्सप्रेशन भी आएगा, रैशनल फंक्शन भी आएगा, मगर बाद में जैसे हम बोल दिए रैशनल फंक्शन, तो रैशनल फंक्शन को रिक्वायरमेंट है कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल होना चाहिए। तो 2x/3 डिनोमिनेटर डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल, तो इट इज नॉट एनी रैशनल फंक्शन। बाय द वे अगर लिखा fx इज इक्वल्स टू 3/2x, बोलिए रैशनल फंक्शन है कि नहीं? Yes sir. इट इज रैशनल फंक्शन, ये रैशनल फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है। और रैशनल फंक्शन के एग्जिस्टेंस के लिए फॉर विच क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, यही बात ना बार बार हम लोग पढ़ते आए हैं। Yes sir. एक बार देखिए ये भी लिखा है, ठीक है, fx is equals to gx/hx is called rational function, जबकि डिनोमिनेटर यानी hx should not equal to 0। ये कंडीशन हर जगह लगता है, कहीं पे भी अगर आ गया तो आपको ये कंडीशन लगा देना है। कारण क्या होता है कि अगर कभी डिनोमिनेटर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो पूरा का पूरा जो आपका नंबर है ये अप्रोच कर जाता है इंफिनिटी, और इंफिनिटी इज नॉट एनी नंबर, इट इज जस्ट अ सिंबल। ये एक सिंबल है, ये एक नोटेशन है विच एक्सप्रेस वेरी लार्ज नंबर। तो कितना बड़ा, अरे बहुत बड़ा, ठीक है, नहीं होता है, एक बोलने का एक्सप्रेशन होता है। कोई पूछा बताओ तो अर्थ कितना बड़ा है, तो आप क्या बोलेगा, बहुत बड़ा है। बोलेगा कितना बड़ा, अरे बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये जस्ट एक एक्सप्रेशन है, कोई नहीं बता सकता है कि कितना बड़ा। हाँ ठीक है, अर्थ के लिए हम लोग डायमीटर जानते हैं, हम लोग उसका रेडियस भी जानते हैं, हम लोग चाहेंगे तो उसका है ना वॉल्यूम निकाल लेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे,
मगर जनरल आदमी ये काम नहीं कर सकता, तो वो क्या बोलेगा, बहुत बड़ा है। इट मीन्स वो इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। इस कारण से आप देखे भी होंगे अभी अभी जस्ट जब 0 लिख रहे थे तो इक्वल टू लगाए थे, मगर जब इन्फिनिटी लिख रहे हैं तो एरो दिए हैं। कुछ तो होगा राज। ठीक है, मैथमेटिक्स जानने वाले कभी भी इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं लिखते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर या टर्म इन्फिनिटी नहीं हो सकता। और इसी को आप जूनियर क्लासेस में मींस अप टू 10 नॉट डिफाइंड पढ़ते थे। आपको याद है tan 90 डिग्री का वैल्यू, किसी को याद है tan 90 डिग्री? Infinity. आप Yes, पढ़ते sir, not defined. वहां तो पढ़ते थे Not defined. Yes, sir. नॉट डिफाइंड। और अब जाके 11 क्लास से और इसके आगे जब जरूरत होगा आप वहां पे इंफिनिटी रखेंगे। हम तो आपको वो भी बताएंगे कि इंफिनिटी जब क्वेश्चन में मिलेगा तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, वो भी दिखाएंगे, मगर वो डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन कैसा है। तो वेट करेंगे, बिल्कुल ये आएगा, आएगा ही आएगा। मेरे हिस्से में, मतलब मेरे कैटेगरी में वो रहता ही है कि हाँ हमको स्टूडेंट को बताना है। ठीक है, आपको बताएंगे सब, बशर्ते आप याद रखिएगा जरूर। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट आ गया अपने पास लॉग फंक्शन। ये अपना कौन सा नंबर है, 4th होगा क्या? हाँ 4th। ये अपने पास 4th नंबर फंक्शन, इट इज द लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग फंक्शन इतना छोटा नहीं होता है कि बस खत्म हो गया सर। ठीक है, लॉग काफी बड़ा होता है। और लॉग के बारे में एक और बात बता दे कि लॉग का फंक्शन होता है जो अभी पढ़ के हम लोग खत्म कर देंगे। लॉग का इक्वेशन भी होता है, लॉग का इन इक्वेशन भी होता है। ठीक है, तो ये हम आपको एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाएंगे। हम आपको बोले थे ना, नहीं बोले थे? Yes, sir. बोले थे ना। हमको आदित्य फोन भी किया था कि सर आज एक्स्ट्रा क्लास लगा है क्या? नाज भी पूछ रही थी सर आज क्लास लगा है क्या? Yes, sir. हाँ, एक्चुअली में जानते हैं नाज हम किस लिए रुके हुए थे, हम आपको बता दे रहे हैं। हम हड़बड़ाते नहीं है। कारण क्या है ना कि ये दोनों ऐसा टॉपिक है जो कि मेरा 11 को भी जरूरत है, जो मेरे 12 को भी जरूरत है, जो मेरे पास आउट को भी जरूरत है। तो हम इसके लिए क्या प्लान किए हैं कि कल ही हम सेकंड बैच से बात कर रहे थे। ठीक है, आपके 11 क्लास के सेकंड बैच से हम इसको YouTube पे लेना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? अभी बात कर लेते हैं। No, sir. No, sir. ठीक है, लिंक आपको भेज दिया जाएगा आपके ग्रुप में, आप ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो अभी हम शेड्यूल कर लें कि कल इज वेडनेसडे। ठीक है, कल रात में 8 बजे से, ठीक है, 2 घंटे से 2.5 घंटे केवल क्लास चलेगा। उसमें हम आपका इक्वेशन और इनइक्वेशन दोनों खत्म कर देंगे। क्या आप तैयार हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, आपको वहां पे अगर कोई डाउट हुआ तो चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाय द वे अगर वहां आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ, बाय द वे अगर नहीं हुआ, मान लीजिए, ठीक है, सबसे वर्स्ट सिनेरियो कि नहीं हो पाया, तो वैसे केस में जब नेक्स्ट क्लास अपना होगा ना, आप बिल्कुल हमसे यहाँ पूछ सकते हैं कि सर हमसे नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बना। आप वहाँ स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। वैसे आपका जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पूरा का पूरा नोट्स आपको है ना ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ऐप में भी मिल जाएगा, दोनों जगह भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह गया तो नेक्स्ट क्लास जो अपना रनिंग रहेगा आप उसमें आराम से लाके डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कल का ये शेड्यूल रखते हैं, याद रहेगा सबको? Yes, sir. Yes. इसमें लॉग इक्वेशन। ठीक है, बस अभी हाँ सुमित कुछ बोल रहे हैं क्या? सर बोल रहे थे परसों ना, कल तो ट्यूसडे है। परसों क्या है? सर कल तो ट्यूसडे है, परसों वेडनेसडे है ना। ओ कल ट्यूसडे, अच्छा आज मंडे है। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू, हमको एकदम नहीं ध्यान था। ठीक है, थैंक यू। ये वेडनेसडे को है, वेडनेसडे को, कल नहीं, कब हमको जाना? डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, यानी जिसको हम लोग हिंदी में अपने जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? परसों। थैंक यू सुमित। ठीक है, तो ध्यान ही नहीं था। ठीक है, वेडनेसडे को है 8 बजे से। ठीक है, वेडनेसडे को 8 बजे से। चलिए आगे देखा जाए। स्टूडेंट ही करेक्ट करता है सबको हमेशा। ठीक है, बढ़िया बात। fx अगर लिखा है log x तो इसमें आपको 2 टर्म दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से 2 टर्म दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इसलिए बोल रहे हैं। WB अगर है ना मैथमेटिक्स में खेलता है, WB मींस वेस्ट बंगाल जेई, तो उसको लॉग से पता नहीं क्यों इतना ज्यादा अफेक्शन है
कि एक पेपर अकेले मैथमेटिक्स का होता है और एक पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होता है, ठीक है। WB में 2 पेपर होता है, एक पेपर अकेला मैथमेटिक्स का होता है और एक पेपर जो होता है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री इंक्लूडेड होता है। और WB लगभग 30% क्वेश्चन में लॉग को यूज करता है, लगभग 30% क्वेश्चन में लॉग को यूज करता है, उसको अच्छा लगता है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल का कॉलेज बढ़िया, ठीक है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो वो बढ़िया ही है, ठीक है, वो हमेशा अच्छा रहता है। मतलब कि इसका क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन जेईई मेन को टक्कर देता है, ठीक है। तो हो सकता है आपके कोई भैया दीदी वेस्ट बंगाल में पढ़ रहे हो या मे भी आपके कोई जानकार वहां पढ़ रहे हो, कभी आप उनसे पूछिएगा WB जेईई कैसा, तो बोलेगा देखो मैथ तो अच्छे से पढ़ना और उसमें लॉग काफी अच्छे से करना, ठीक है, यही होता है। तो लॉग में आपको 2 टर्म दिख रहा है, a और x दिख रहा है, a छोटा सा लिखा है और x बड़ा सा लिखा है, इसलिए आज हम ये सब लेके आए ताकि आपको कंपेयर करके बता सके। अगर fx ऐसे लिखा log तो पता चल गया लॉगरिथमिक फंक्शन, यहां छोटा सा कोई टर्म लिखा इट इज कॉल्ड बेस, यहां पे कोई टर्म लिखा इट इज कॉल्ड नंबर, इसको क्या बोलते हैं, नंबर, ठीक है। तो हम लोग के पास जो भी आप में से ICSE होंगे वो तो पढ़े होंगे लॉग के बारे में थोड़ा सा, CBSE में नहीं पढ़ाया जाता, इसको कहते हैं बेस ऑफ लॉग एंड इट इज कॉल्ड नंबर, दैट नंबर अपॉन विच logarithmic function has been applied, ठीक है, it is the number upon which logarithmic function has been applied with the base a, with the base a, ये होता है पढ़ने का तरीका। और अपने पास अगर फंक्शन है तो ये तो लिखा रहेगा ऐसे log a बेस, यहाँ x रहेगा, 2x रहेगा, x स्क्वायर रहेगा, 5x by 3x minus 1 रहेगा, यानी x का टर्म रहेगा, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसमें कंडीशन क्या है, इसके एग्जिस्ट करने का कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दूसरा कंडीशन है कि बेस नेवर बी इक्वल टू 1 और तीसरा कंडीशन ये है कि जो भी नंबर है या x है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। और इसी के बेसिस पे हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं और रेंज फाइंड करते हैं, आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, आपको पढ़ाया गया था, ये होता है। यहां हमको क्या करना है, यहां हमको इसके ग्राफ को देखना है, इसके डोमेन और रेंज पे डिस्कशन करना है, ठीक है। तो देखिए अगर कभी log x का ग्राफ है तो वो ग्राफ तो आपको दिख रहा है, सर ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, मान लीजिए जैसे आपके पास लिखा y इज इक्वल्स टू log और बेस में e और यहां x, तो आप x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉग टेबल आपका वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो सर लॉग टेबल कहाँ होता है, अगर आपके पास RS अग्रवाल बुक है तो उसके लास्ट में देखिएगा लॉग टेबल होता है, या फिर आपके पास अगर ग्राफ पेपर का कोई कॉपी होगा उसके लास्ट पेज में लॉग टेबल दिया रहता है, आपके पास अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रदीप या कॉम्प्रिहेंसिव होगा उसके लास्ट पेज में देखिएगा आपको लॉग दिया रहता है। किसी किसी NCERT बुक के लास्ट में मैथ का नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का लास्ट पेज में लॉग टेबल दिया रहता है। पता है क्यों लॉग टेबल के नाम के साथ बार बार फिजिक्स और केमिस्ट्री आ रहा है, मैथमेटिक्स को लॉग टेबल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ये लॉग टेबल के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देता है, मगर फिजिक्स और केमिस्ट्री को लॉग का जरूरत पड़ता है और टेबल देख के ही वहां आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो लॉग आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों जगह इंपॉर्टेंट। आगे चलिएगा एक चैप्टर मिलेगा आपको आपके केमिस्ट्री में विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है, और इक्विलिब्रियम का जो सेकंड पार्ट होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन आपको मिलेगा, लॉग टेबल देख के आंसर देने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। टॉपिक भी बता दे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक है, उस जगह पे आपको जरूरत पड़ेगा। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे जो मैथमेटिक्स में डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में लॉगरिथमिक फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है और यहाँ पे ये जो ई लिखा रहता है इसका वैल्यू 2.718 होता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड नेपियर कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, नेपियर कांस्टेंट कहते हैं। नेपियर वो आदमी थे जिनको की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बहुत नफरत था, तो वो क्या किए, लॉग ढूंढ के निकाल दिए
जो क्या करता है कि मल्टीप्लिकेशन को एडिशन और डिवीजन को सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो लॉग जो है ये नफरत से जन्मा हुआ एक फंक्शन है, ठीक है, थोड़ा सा फिल्मी बात हो गया नहीं। तो लॉग जो है वो जब नेपियर को थोड़ा मैथमेटिक्स से एकदम नफरत हो गया तो वो ढूंढ के निकाल दिए लॉग, और लॉग निकलने का मतलब स्टूडेंट के लिए ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। किसी क्वेश्चन में लॉग लग जाए उसका लेवल अपने आप राइज कर जाता है, ठीक है। अभी जैसा आप देख रहे हैं लॉग एक्स और बेस कैसा ई का मतलब 2.718 एक कांस्टेंट और उसका नाम क्या है नेपियर कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए जैसा आप ऊपर देख रहे हैं ये ग्राफ ऐसे चलता है, ये है ये ऐसे जाएगा ऊपर, और ये ऊपर 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 ऐसे बढ़ता जाएगा इधर बढ़ता जाएगा, ठीक है। सर यहाँ ln लिखा है और आप बार बार लॉग बोल रहे हैं। जो लॉग ई बेस के साथ होता है इसको बोलते हैं लोन, इसको बोलते हैं LONE, इट इज कॉल्ड लोन, ठीक है, लोन। और इसी लोन को रिप्रेजेंट करते हैं ln से। तो ln का मतलब हो गया लॉग ई बेस के साथ, कौन से बेस के साथ, ई बेस के साथ, ठीक है, इसी को ln कहते हैं। ग्राफ आप देख लिए कैसे जाता है। तो ग्राफ कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है और फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ में। दूसरा आप ये भी ध्यान से अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि ग्राफ जितने एरिया में है वहां पे x मेरा पॉजिटिव है, वहां पे x मेरा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव x के लिए केवल log x डिफाइन होता है, पॉजिटिव x के लिए केवल log x डिफाइन होता है, ठीक है। अगर बाय द वे बेस आपका 0 से 1 यानी फ्रैक्शन हो जाए तो देखिए ग्राफ का नेचर हम आपको बता रहे हैं। जो आपका ग्राफ इस टाइप से दिख रहा है ना, सेकंड केस में देखिएगा, सेकंड केस में, ठीक है, सेकंड केस में जो आपका ग्राफ ऐसे दिख रहा है, फर्स्ट केस में देखिए वही ग्राफ उल्टा हो गया होगा। क्या आपको दिखा? यस सर। ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे पैरेलल चल रहा है नेगेटिव y के साथ और यहाँ पैरेलल चल रहा है पॉजिटिव y के साथ, ठीक है। इसका इंक्रीमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आगे की तरफ, और जबकि इसका इंक्रीमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है आगे की तरफ। तो जस्ट ग्राफ क्या हुआ, फ्लिप कर गया, पूरा का पूरा फ्लिप कर गया। फ्लिप मतलब ना होता है घुमा देते हैं उसको, ठीक है, फ्लिप कर गया पूरा का पूरा ग्राफ। ये कब, जब बेस फ्रैक्शन होगा तब का ग्राफ, और जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा तब का ग्राफ। इसके अलावे हम आपको और एक चीज बताना चाहेंगे, एक मिनट देखिए। अगर आपसे कभी ये बोल दे कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू लॉग mod x, तो मॉड का मतलब होता है ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, जब भी आंसर आएगा पॉजिटिव। तो हम इसको ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये log x होगा whenever x is greater than 0, और ये log of minus x होगा whenever x is less than 0। बोलिए तो क्या ये पॉजिटिव है? डिस्कशन है, हाँ ना, कुछ भी No, sir. नहीं लग रहा है, यही बोले ना, नो सर, ठीक है। देखिए x का वैल्यू लेस देन 0, 0 से छोटा कोई भी एक x उठा लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक x उठा लेते हैं। लेट बी x इज इक्वल्स टू -3। जब आप x के जगह -3 पुट कीजिएगा तो log ऑफ -3, क्या आपको log के अंदर पॉजिटिव दिखा? यस सर। Yes, sir. तो log नेगेटिव कांस्टेंट के लिए डिफाइन नहीं है, मगर नेगेटिव वेरिएबल में लग सकता है विथ सुटेबल कंडीशन। अगर कंडीशन सूट करेगा तो आप उसको आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। हम इसका ग्राफ बता रहे हैं आपको, ठीक है, ग्राफ, और इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन भी बताएंगे हम आपको। देखिए आपको ये जरूर यहाँ पे देखना चाहिए कि x ग्रेटर देन 0 के लिए log x है, x ग्रेटर देन 0 के लिए log x है, और log x का ग्राफ आप देखे थे यहां से पैरेलल चलेगा चलेगा चलेगा, इधर से ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। ये हो गया 10 पे कट। और दूसरा, अगर log ऑफ -x है तो x का -x होना यानी कि मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। फिर से सुनेंगे, x का -x होना, इसका मतलब मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस
सर ये बात आप कैसे बोले, ठीक है, हमको नहीं समझ में आया, क्या रट लें ना? मैथ में आपको कुछ भी रटने का जरूरत नहीं, ठीक है। सुनिएगा, आपको ये पता है कि ये राइट साइड वाला एक्सिस पॉजिटिव एक्स होता है, बोलिए पता है कि नहीं? यस सर। और लेफ्ट साइड वाला क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव एक्स। अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट 10 लिखे हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में उतने ही डिस्टेंस पे ये पॉइंट क्या होगा? माइनस। तो अब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो सीधा खड़ा लाइन है ना वाई एक्सिस, वो मिरर की तरह काम कर रहा है? राइट साइड में मेरे पास ऑब्जेक्ट और लेफ्ट साइड में उसका इमेज बन रहा है। क्या सबको पता चला? ऑब्जेक्ट इमेज। यस सर। वही बोले कि अगर x माइनस एक्स बनता है तो वो मिरर इमेज होता है किसके रिस्पेक्ट में? वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होता है। आप सोचिए आपका ग्राफ ऐसे बना है और इसका मिरर इमेज अगर आपको लेना है तो वो ग्राफ ऐसे बनेगा, इस टाइप का, ठीक है। देखिए दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो रहा है, ठीक है, बस रिंग्स को हटा दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो रहा है एग्जैक्टली वैसे। ये जो मेरे पास राइट साइड में ग्राफ बना है ना, इसी का मिरर इमेज लेफ्ट में बनेगा, ठीक है। तो लेफ्ट में बनेगा तो ये ऐसे उठ के आएगा आएगा आएगा, यहाँ पे कट करेगा और इधर चला जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। ये जो लेफ्ट वाला है इट इज द ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स, और जो राइट साइड में हम लोग ड्रॉ करके रखे हैं ना, इट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू log x, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ जो आपको ऐसे दिख रहा है निकलता हुआ, ठीक है, एक जगह से चल के आया फिर ऐसे बट गया, ये दोनों ग्राफ जो है ये मिलके है, ये मिलके है कंबाइंड ग्राफ ऑफ log mod x, ये log mod x का ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ बनाते हैं हम लोग, और ग्राफ आपको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप बेसिक ग्राफ याद रखे हैं तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ के ऊपर डिस्कशन चलता रहेगा, जहां जैसा आएगा ग्राफ बताए। देखिए डोमेन लिखा ना, डोमेन का मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू। आप अगर चेक करें तो एक्स आपका ऑरिजिन से राइट साइड में केवल ग्राफ है, इसलिए यहां पे लिखा है 0 से इंफिनिटी। मगर जब रेंज निकालेंगे तो पूरा वाई देखेंगे, पूरा वाई देखेंगे ऊपर से नीचे, ठीक है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सबका सब मतलब ऑल रियल नंबर हो गया। सेकंड वाले में भी देखिए, सेकंड केस में भी देखिए, आपको पूरा का पूरा कर्व ऑरिजिन के राइट दिखेगा। मतलब मेरे इमेज में हो सकता है वो मिरर इमेज हो तो उल्टा भी दिखा सकता है, मगर देखिए ग्राफ किधर, हमको तो राइट की तरफ ही चलना होगा ना, नहीं तो हम मिस्टेक कर जाएंगे। यहाँ पे ऑरिजिन के राइट में ग्राफ है, ऑरिजिन के राइट में ग्राफ है, यानी इसका भी डोमेन मेरा 0 से इंफिनिटी ही होगा। और देखिए माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक पूरा जा रहा है, इस कारण से रेंज क्या होगा? ऑल रियल नंबर होगा, रेंज ऑल रियल नंबर, ठीक है। ऐसे डिक्लेयर करते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या डोमेन होगा और क्या रेंज होगा, ठीक है। आगे चलिए, इसमें एक्सपोनेंशियल आज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको टाइम लगेगा। आज हम यहीं पे छोड़ना चाहते हैं, मगर एक बात बता के छोड़ना चाहते हैं, 1 मिनट। अगर आपके पास दिया fx इज इक्वल्स टू log x, तो आप ये बोलें कि सर इसका डोमेन होगा 0 से इंफिनिटी अकॉर्डिंग टू ग्राफ। यहाँ कर्व देखिए और आंसर दीजिए। और रेंज, हाँ सर रेंज भी जो होगा ना वो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, कंफर्म एकदम से। मगर जब दूसरी बार आपसे ये पूछ दिया गया कि देखो इस बार fx जो है ना वो log ऑफ माइनस एक्स है, वो log ऑफ माइनस एक्स है, तब क्या करोगे? तो आप क्या बोलेंगे? अब उस बात को सुनिए। सर log माइनस एक्स का ग्राफ तो लेफ्ट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेफ्ट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये लेफ्ट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है कि ऑरिजिन के लेफ्ट में x मेरा नेगेटिव होता है। तो जब हम डोमेन का डिक्लेरेशन देंगे तो डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक होगा, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से चल के आए और 0 पे खत्म कर दिया, ठीक है। ये हुआ डोमेन ऑफ log ऑफ माइनस एक्स। तो सर रेंज क्या होगा?
रेंज आप देखिए ना कि ग्राफ कहां से कहां तक है, पूरा -∞ से लेके +∞ तक, यानी कि ऑल रियल नंबर। एकदम आपके क्रॉस क्वेश्चन का इंतजार है, अगर कुछ है तो जरूर पूछ ले, कुछ भी। नो सर। चलिए बढ़िया, ठीक है। तो हर एक फंक्शन का क्या होता है ना कि उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग डोमेन और रेंज निकालते हैं। जैसे जैसे फंक्शन देखेंगे वैसे वैसे हम लोग उसका डोमेन रेंज के बारे में सीखते चलेंगे। आपको अभी अभी हम एक बात सिखलाएं कि ग्राफ के बेसिस पे डोमेन कैसे बताते हैं जो एक्स पे होता है, और ग्राफ के बेसिस पे रेंज कैसे बताते हैं जो वाई पे होता है। ठीक है, तो वाई पे रेंज, एक्स पे डोमेन। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, और हमको जहां तक उम्मीद है नेक्स्ट क्लास